मेरा नाम है दयाराम फौजी। मैं एक राजस्थानी कलाकार हूँ जो गाने लिखता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा। और मैं फौज में भी हूँ। मैंने फौज में 8 साल नौकरी की है और अभी मैं राजस्थानी कल्चर के लिए काम कर रहा हूँ, सॉन्ग बनाता हूँ। आप सबने यूट्यूब पे देखा भी होगा। कल रात को क्या मामला हुआ है, पूरा समझाइए क्या मामला। कल सुबह मेरा भाई है छोटा अमन, उसके पास कॉल आता है कोटपुतली से। एक जो हमारा ऐसे ही जान पहचान का था, उसने कॉल किया, जो पिछले 10 दिन से कॉल कर रहा था कि कंटिन्यू आप एक बार मेरे पास आओ, हमें किसी से मीटिंग करनी थी। और वो बोल रहा था कि मैं उससे आपकी मीटिंग करवा दूंगा और आपसे उससे मिलवा दूंगा, आपकी डील डन करवा दूंगा। उसने हमें बार बार कॉल करके फोर्स करके बुला लिया। हम कल उसके घर चले गए, लगभग दोपहर 2 बजे पहुंच गए। उसके बाद उसने ना किसी से मिलवाया, ना किसी से कोई मीटिंग करवाई। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे उसके घर पे ही हमें बिठा के रखा। तो हम बोले कि भाई वो आएगा या नहीं आएगा। वो बार बार हमें फोर्स कर रहा था कि आप अलवर तिराया चलो। कोटपुतली के पास पवाला गांव था उसका, पवाला ऐसे करके, वहां से बोले अब यहाँ नहीं मिलेगा, पहले यहाँ बुला ले, फिर बोला कि आप चलो अलवर तिराया। बार बार हमें फोर्स कर रहा था कि आप अलवर तिराया चलो। तो हमने मना कर दिया कि भाई हम अलवर तिराया नहीं जाएंगे, उसको बुला लो, मीटिंग करनी है तो यहीं पे बैठ के मीटिंग करेंगे, जो भी अपनी डील होगी डन कर लेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे शाम को 5:30-6 बजे कि मेरा पवाला से कोटपुतली के बगल में बुटेरी गांव है कि अब मेरी माँ है घर पे, मैं उससे मिल के आऊँगा। बहुत दिन हो गया, जयपुर रह रहा हूँ, माँ से मिल के आऊँगा। उसके चक्कर में मैं और मेरा भाई अमन हम निकल गए। तो वो भी बंदा बोल रहा है कि मेरे को भी आप लेके चलो कोटपुतली तक। कोटपुतली आने के बाद उसके बोल रहे हैं कि भाई तू यहाँ कोटपुतली उतर रहा था। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा अभी भी। वो ऐसे करके मेरे गाँव चला गया बुटेरी। वहाँ हम शाम को खाना खाए और लगभग वहाँ से 9:30-10 बजे हम वापस जयपुर के लिए निकल गए। तो वापस जैसे ही हम कोटपुतली पहुंचे तो उसको बोले कि भाई तू कोटपुतली उतर रहा था। बोला नहीं नहीं, अब मेरे को जयपुर चलना है। वो बार बार प्लान चेंज कर रहा था और वो हमारे साथ जयपुर के लिए आ गया। हम पावटा सापरा एक होटल है, वहाँ हम बैठे आके, ये मेरे साले का होटल है, यहाँ हम बैठे चाय पानी पिए। और यहाँ से जैसे हम निकले, हम भाबरू पुलिया के पास पहुंचे थे। जैसे हमारी गाड़ी भाबरू पुलिया के पे चढ़ी तो वो बोला यार यहाँ रोको गाड़ी को एक बार, और वहाँ से गाड़ी को वापस घुमा दिया कि आप सर्विस रोड पे लो वापस, कि कोई मेरा नॉन बैठा है, कोई चाय का ढाबा था वहाँ पे, आप वहाँ चलो। तो हम गाड़ी घुमा के जैसे उस ढाबे के पास लाके गाड़ी को रोके, इतने में ही जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकेंड होगी, हमारे पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई। और उस पुलिस की गाड़ी में SSO साहब थे 3 स्टार, एक ASI थे और 3 पुलिस के सिपाही थे। जैसे टोटल करके 5 लोग थे। गाड़ी रुकी हमारी, मैं गाड़ी से उतरा ही था, कंडक्टर सीट पे था, मैं गाड़ी से उतरा था, भाई गाड़ी चला रहा था और जो लड़का था हमारे साथ वो पीछे की सीट पे बैठा हुआ था। जैसे मैं उतर के साइड हुआ, इतने में पुलिस की गाड़ी आके गाड़ी को एकदम से घेर लिया और चेकिंग करने लगी पूरी गाड़ी को। मैं बिल्कुल रिलैक्स था, कोई बात नहीं, नॉर्मल चेकिंग है, अपने पास तो क्या ही हो सकता है, कभी ऐसा इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं अपना। तो मैं कर लेना तो चेक। मेरे से बातचीत की उन्होंने, तो मैंने बता दिया कि ऐसे मैं फोर्स में हूँ, सिपाही हूँ मैं भी CSF में। तो बोला ठीक है। और फिर वो जो SSO साहब थे वो मेरे को बोल रहे हैं कि आप जाओ अपनी गाड़ी चेक कराओ। जैसे ही मैं गाड़ी के पास जाता हूँ तो सिपाही मेरे को बोलता है कि तेरी गाड़ी में तो हथियार रखे हैं। फिर भी मैं रिलैक्स था कि हो सकता है मेरी गाड़ी में कोई डम्मी होगी, कि मैं शूटिंग करता हूँ तो डम्मी हथियार हम रखते हैं शूटिंग के लिए, कि मैं कोई डम्मी पड़ी होगी। बोले नहीं तू फौजी एक बार चेक करके आए। मैंने देखा सच में ही वो 9mm पिस्टल थी, ओरिजिनल पिस्टल थी। वो होते ही वो मेरे भाई को पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया, अमन को, और जो लड़का था उसको भी बैठा लिया और उन दोनों के फ़ोन छीन लिए। मेरा फ़ोन नहीं छीना, मेरा फ़ोन दे दिया मेरे को, और मेरी जो नेक्सन गाड़ी थी उसमें एक सिपाही को बैठा दिया और बोला तू भाई जिससे बात करनी है कर ले और जल्दी 5 लाख की व्यवस्था कर ले अगर तेरे को बचना है तो। मैं कि ठीक है सर। मेरा फ़ोन ले लिया और मेरे एक रिश्तेदार है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पावटा सापरा होटल, और उनका HP का पंप है ओमी जी, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसे साहब मेरे साथ ऐसे बात होगी और पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी में हथियार मिल गया। मैं कि ऐसे मेरी गाड़ी में हथियार मिला है। और भाबरू पुलिस थाने ने हमारी गाड़ी चेकिंग की थी, अचानक से आके, और ऐसे हथियार मिल गया। आप 5 लाख रुपए लेके आओ, 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं, तो आप जल्दी आओ ना तो दिक्कत हो जाएगी। और जैसे हमको यहाँ से भाबरू पुलिया से थाने में नहीं लेके गए, थाने के सामने एक टीकर का पेड़ है और चाय की सी थड़ी है, वहाँ पे पुलिस की गाड़ी रोक ली, हमारी भी गाड़ी रुकवा ली और बोल रहे हैं कि 5 लाख की व्यवस्था करो। तो मैंने बोल दिया सर 5 लाख तो नहीं दे पाएंगे, अगर 5 लाख की बात करते हो तो फिर हमें बंदी कर दो, केस लगा दो,
अगर ऐसा ही है तो हम केस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जेन्युइन चीज़ होगी तो हम केस लड़ेंगे। बोल ठीक है। फिर पुलिस वाला जो ऐसा तो साहब थे वो बोला ऐसा कर 5 लाख नहीं तू 2 लाख दे दे। मैं कि नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे इतना पैसा। वो फिर लास्ट में 1 लाख में डन किया उन्होंने। फिर ऐसा तो साहब बोले कि मैं मेरी गाड़ी लेके थाने में जा रहा हूँ, तेरे पास से 3 सिपाही छोड़ के जा रहा हूँ, ये तेरी गाड़ी की चाबी और ये तेरे भाई के मोबाइल इनको दे के जा रहा हूँ, इनको 1 लाख रुपए दे देना और चले जाना, और यहाँ के किसी लोकल को इन्वॉल्व मत करना इस मैटर में। लोकल का इन्वॉल्व करेगा तो मैं तुझे तेरे भाई को अंदर कर दूंगा। जो तुम्हारे साथ तीसरा है ना, ये तो तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठ के आया है, अननोन है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे पूछताछ करके इसका कोई मैटर नहीं है। मेन मुजरिम तुम दोनों, तुम्हारी गाड़ी है और तुम दोनों ही जयपुर से आए थे और तुम दोनों ही वहां जा रहे हो, ये तो तुम्हारे साथ बैठ के आए, इसका कोई मैटर नहीं, इसमें तुम दोनों पे केस बनेगा। मैं कि सर हम अगर गाड़ी में हथियार है तो केस तो तीनों पे होना चाहिए। बोले नहीं मेन मुजरिम तो तुम दोनों ही हो, ये तो अननोन है, तुम्हारे साथ ऐसे बैठ के आए, इसका कोई मैटर नहीं इसमें। मैं कि ठीक है। वो जब 1 लाख में डन किया तो SHO साहब अपनी गाड़ी लेके और जो उनका ड्राइवर था उसको लेके वो थाने चले गए। 3 सिपाही हमारे पास छोड़ के चले गए। जो मेरे रिश्तेदार थे ओमी जी, उन्होंने 1 लाख रुपए मेरे को वहां जाके दे दिए, अपनी गाड़ी लेके गए थे, तो वो इनकी गाड़ी को भी नहीं रुकने दिए वहां पे कि इनको वापस भगाओ। और पीछे एक होटल था लगभग 200 मीटर पीछे कि उस होटल पे भेज दो इनको। वो गाड़ी लेके होटल पे आ गए, फिर मेरे को वहां से छोड़ देते हैं कि तू उस होटल पे जा, उनसे पैसे लेके आ और यहाँ अंधेरे में आके जाम खड़े हैं यही हमें देना। मैं वापस उनके पास आया, 1 लाख रुपए लिया, जाके उनको 1 लाख रुपए दे दिया और उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी वापस दे दी, पैसे वो मोबाइल दे दिया भाई का कि बोल तुम निकल जाओ, यहाँ किसी को नहीं बताना। अगर किसी की भी बता दिया और ऐसा अगर कुछ मैटर आया तो मैं तुमको दोनों को अंदर कर दूंगा, ऐसे मुकदमे में अंदर करूंगा, निकल नहीं पाओगे 6 महीने। मैं कि ठीक है सर हम किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे करके वहां से हम वापस निकल आए। ये था जो उन्होंने पैसे लिया था। फिर उसके बाद जो लड़का था उसके जो हमारे साथ था उसके हाव भाव से कुछ डाउट होने लगा, तो उसको हमने बोला कि भाई तेरा फ़ोन दे पवन, तो फ़ोन नहीं दे रहा था, बार बार आनाकानी कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, वो बेचैन सा हो रहा था, फ़ोन नहीं दे रहा था। लेकिन मैं कि भाई अगर तू शरीफ है तो एक बार तेरा फ़ोन चेक करवा दे, तू बार बार कॉल कर रहा है जब से तू हमारे साथ है। उसने नहीं दिखाया। फिर उससे ज़बरदस्ती लेके उसका फ़ोन देखे तो शाम के 4 बजे के बाद उसके फ़ोन में कोई कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं थे, सब उसने डिलीट कर दिए थे। जबकि हमारे सामने वो यहाँ पे उसके पास बार बार कॉल आ रहा था, हमारे साथ से बैठा था, उठ के जा रहा था, व्हाट्सएप कॉल आ रहा था उसके पास, वो बात कर रहा था, उसने कुछ नहीं दिखाया। और वो फ़ोन एक उसके प्रूफ के तौर पे हम उसके पास से लेके भी आ गए थे, वो फ़ोन अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। वो उसने उसका लॉक भी नहीं बताया, वो फ़ोन उसका सेफ हमारे पास रखा है एक प्रूफ के लिए कि इसमें से हम जो डाटा मिलेगा हम उसको निकालेंगे। उसके बाद आज वो लड़का दोबारा से वही सिम निकलवा के और अपना व्हाट्सएप चालू करके पूरा डाटा वो अपना साफ कर देता उससे, उसमें कोई डाटा नहीं है। और वो लड़का फिर जाके हमारे खिलाफ ही उस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है दोबारा से। ये मैटर चल रहा है कल से। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आपने SP से मिले हो, क्या? हम SP साहब के कार्यालय में गए थे, SP साहब वहाँ आज हमें मिले नहीं, वो जयपुर कहीं मीटिंग में गए बताए। उनके जो लीडर हैं उनसे बात हुई थी तो वो बोले कि वो SP साहब तो जयपुर हैं और हम इस मैटर की निष्पक्ष जांच चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो कि मैं भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, CSF में एक सिपाही हूँ और मैं राजस्थान कल्चर के लिए भी काम करता हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, एक्टर हूँ, म्यूजिक लाइन में भी काम करता हूँ। तो हमारा इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई कहीं लेना देना नहीं है कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो के ऐसे हम काम नहीं कर सकते। और एक यूट्यूबर होने के नाते लोग हमारे को फॉलो करते हैं, तो ऐसा काम हमारे कहीं तक भी नहीं है, पूरे ग्रुप में किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जब गाड़ी चेकिंग हो रही थी उस टाइम भी मैं बिल्कुल रिलैक्स था कि हमारी गाड़ी में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, आराम से चेक करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, जो इसमें दोषी हो, भले ही मैं हूँ इसमें दोषी, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।